everybody. I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है आईसीएसई क्लास 7 हिस्ट्री का, और चैप्टर है बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद एंड द स्प्रेड ऑफ इस्लाम. तो इस चैप्टर में हम इस्लाम कैसे स्प्रेड हुआ, कैसे शुरुआत हुई, उस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इस चैप्टर को भी हर चैप्टर की तरह हम एक स्टोरी के साथ शुरुआत करने वाले हैं, और स्टोरी का नाम है ज़ारा और उसका जादुई कंपास. तो एक दिन ज़ारा घर में खेल कूद कर रही थी और तभी उसको अपने दादाजी का एक पुराना कंपास मिलता है और उस पे कुछ लिखा होता है. उस पे लिखा होता है हिजरत. तो जैसे ही वो कंपास को घुमाती है, वो कंपास उसको टाइम ट्रैवल में ले जाता है. और क्या आप जानते हो कि वो उसको कहाँ पर लेकर जाता है? वो उसको ले जाता है मक्का में, एक ऐसी जगह जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा मोहम्मद का जन्म हुआ है. और ये बात है कुछ 570 CE की. उस समय पर उस बच्चे के मम्मी पापा तो नहीं रहते हैं, लेकिन वो देखती है कि उसकी पूरी देखभाल उसके अंकल करते हैं. अब मोहम्मद बड़ा होता जाता है और बड़े होते होते, जवान होते होते वो अपने अंकल के साथ कैरवान के सफ़र में जाता है. और इस सफ़र में वो क्रिश्चियंस, जूइश सबसे मिलता है, और इस पूरे सफ़र में वो सीखता है सच्चाई और ईमानदारी. वक्त बीतता जाता है और अब वो देखता है, अब ज़ारा देखती है कि एक रात वो लड़का मोहम्मद एक गुफा में बैठा है और गुफा में बैठ के प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है. तो तभी एक फरिश्ता आता है और वो फरिश्ता उसे एक बात बताता है. और बात क्या थी कि अल्लाह एक है. और फिर क्या था? बस यही से शुरुआत होती है इस्लाम की, यहीं से बिगिनिंग होती है इस्लाम की. आगे आगे टाइम बीतता है और मोहम्मद लोगों को 5 इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं. पहली बात कि अल्लाह एक है. दूसरी बात, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए. तीसरी बात कि रमज़ान में रोज़ा रखना चाहिए. चौथी बात कि दान करो या चैरिटी करो. और 5वीं बात कि मक्का का हज जाना चाहिए, मक्का के हज जाना चाहिए. तो ये 5 इंपॉर्टेंट बातें बताती हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जिनको उनकी बातें पसंद नहीं आती और इसीलिए उनको मक्का से मदीना जाना पड़ता है. और इस इवेंट को का ही नाम दिया गया है हिजरत. तो हिजरत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है. पूरे अगर हम इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में पढ़ें तो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है. ये इस्लामिक कैलेंडर का पहला साल था. फिर क्या होता है, 8 साल बाद मोहम्मद वापस मक्का आते हैं, लेकिन वो लोगों के लिए कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं रखते हैं. दिन में वो लोगों को माफ़ कर देते हैं और वो वहाँ पर आके उनका जो सेक्रेड कबा था, तो वहाँ का जो एक सेक्रेड बिल्डिंग थी, वहाँ से वो सारे आइडियल्स को हटा के उस जगह को अल्लाह के लिए साफ कर देते हैं. टाइम बीतता गया. फिर ज़ारा ये देखती है कि जैसे जैसे वक्त बीता, मोहम्मद का वफात हो गया. वफात मतलब कि डेथ हो गई. तो उनके डेथ के बाद उनके दोस्त अबू बकीर जो थे, उन्होंने वो उनके कैलिफ बनते. कैलिफ मतलब कि वो उनके सक्सेसर बनते हैं या वो इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं. फिर ज़ारा ये देखती है कि जो अरब की फ़ौज थी और जो मिशनरीज थे, वो मिलकर इस्लाम का स्प्रेड शुरू करते हैं स्पेन, ईरान, सीरिया और नॉर्थ अफ्रीका में. अब टाइम बीतता जाता है और ज़ारा देखती है कि अब नए कैलिफ आ गए हैं जिनका नाम है अब्बासीद. तो ये इस पूरी कैपिटल को बगदाद लेकर जाते हैं और बगदाद में वो एक बड़ी सी लाइब्रेरी बनाते हैं जिसे हाउस ऑफ विजडम कहा गया है. फिर ज़ारा ये देखती है कि वहाँ पर ग्रीक, इंडियन, पर्शियन, चाइनीज सारे ज्ञान की ट्रांसलेशन की जाती है. अरब लोग इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर ट्रेड करते हैं और वो इंडिगो, पेपर, मसलिन के बदले हॉर्सेस और लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं. और ये इस्लाम को समुद्र के रास्ते ले जाते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया में. मोहम्मद बिन कासिम
सिंध पर चढ़ाई कर देते हैं, लेकिन राजपूत लोग उन्हें वहीं पर रोक देते हैं और यहीं पर ज़ारा का जो जादुई कंपास था वो वहीं पर रुक जाता है। फिर क्या होता है, बाद में तुर्क लोग आते हैं जो पहले नोमैड्स थे, वो इस्लाम को अपनाते हैं और ये मिलकर गजनी और घोर जैसी नई स्टेट्स बनाते हैं और फिर ये भारत में मुस्लिम एम्पायर की शुरुआत करते हैं। और फिर क्या था, ज़ारा खुद को वापस अपने कमरे में पाती है और अभी भी वो जादुई कंपास अभी भी चमक रहा होता है और उस पर लिखा होता है फेथ, नॉलेज, फॉरगिवनेस, ट्रैवल एंड ट्रेड। तो ज़ारा एक बात समझ जाती है कि वो कोई ऐसे ही किसी कहानी को नहीं पढ़ रही थी, बल्कि वो एक जादुई सफ़र पर गई थी जहाँ पर उसने इस्लाम की शुरुआत और उसके स्प्रेड देखा था। तो इस चैप्टर में भी हम सेम ही करने वाले हैं। इस चैप्टर को अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर हम इस्लाम कैसे शुरू हुआ और फिर वो स्प्रेड कैसे हुआ, इस पर पूरा डिस्कशन करेंगे। तो अब बात करते हैं शुरुआत से, जहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे द रीजन्स इन्फ्लुएंसिंग द मेडिवल इंडिया। तो दिस इज अबाउट द वर्ल्ड बियॉन्ड इंडिया, जिसके की इन्फ्लुएंसेस रहे हैं मेडिवल एरा में, जो मिडल वाला एरा था उसमें। तो मेडिवल इंडिया की अगर हम बात करें तो ये कौन सा पीरियड था, तो ये था अराउंड 8 CE से मिड 18th सेंचुरी तक। तो इसको समझने के लिए ना हमें इंडिया का पास्ट हमें पढ़ना पड़ेगा और वी मस्ट स्टडी इट्स एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। तो जो मेजर इन्फ्लुएंसिंग ग्रुप्स थे वो थे वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप। तो अगर आप इस मैप में देखो तो ये वेस्ट एशिया आता है, ये सेंट्रल एशिया आता है और ये है यूरोप। ठीक है, तो बेसिकली ये यूरोप है। अगर हम इसकी बात करें तो ये यूरोप है, ये ऑलमोस्ट सेंट्रल एशिया है और ये वेस्ट एशिया इधर को आता है। करेक्ट। तो इन रीजन्स का ना ये काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग रीजन्स रहे हैं मेडिवल पीरियड में और इसने हिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है। सो हाउ डिड दीज रीजन्स शेप इंडिया? तो वेस्ट एशिया में बर्थ हुआ था इस्लाम का, जहाँ पर कल्चरल और रिलीजियस एक्सचेंजेस देखे गए थे। वहीं पर सेंट्रल एशिया में देयर आर सोर्सेज ऑफ मेनी इन्वेडर्स एंड डायनेस्टीज, जैसे कि मुगल डायनेस्टी के, ये काफ़ी सारे सोर्सेज हमें सेंट्रल एशिया से मिलते हैं। और यूरोप से हमें ट्रेड, कॉलोनाइजेशन और नॉलेज एक्सचेंज के बारे में पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद एंड द स्प्रेड ऑफ इस्लाम। तो अब हम बात करते हैं द एडवेंट ऑफ इस्लाम। तो जैसे हमने स्टोरी में भी डिस्कशन किया था कि 570 CE में बर्थ हुआ प्रॉफिट मोहम्मद का इन मक्का और अरेबिया। तो यहाँ पर ये काफ़ी यंग एज में ऑर्फन हो गए थे, इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, लेकिन इनको रेज किया था उनके एक अंकल ने और उनके साथ ना वो ट्रेडिंग कैरावैन्स में जाने लग गए थे। और जब वो उनके साथ ट्रेडिंग कैरावैन्स में जाते थे ना तो वो काफ़ी सारे अलग अलग कल्चर्स और रिलीजन से एक्सपोज हुए और इस समय पर वो काफ़ी इम्प्रेस हुए लोगों के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को देखकर। अब जब वो अगर हम बात करें इस्लाम अरेबिया की बिफोर इस्लाम, तो वो ट्राइब्स में डिवाइडेड था पूरा अरेबिया और वहाँ पर ऑफन वॉर्स होते थे। काफ़ी ऐसे अनह्यूमेन कंडीशंस थी, हार्श कंडीशंस थी, रिसोर्सेज काफ़ी कम थे। तो वहाँ के लोग क्या मानते थे कि लोग मतलब आइडियल्स की पूजा करते थे। लेकिन मोहम्मद जो थे उन्होंने मेडिटेट किया और वो अलग से माउंटेन्स में जाते थे और वहाँ पर जाके वो मेडिटेट करते थे अकेले में। अब वो दिन आया जब उन्हें सबसे पहला ज्ञान मिला। तो इट हैपेंड इन 610 CE, जब एक एंजल जिनका नाम था गिब्रियल वो आई और उन्होंने गॉड का मैसेज उनको डिलीवर किया। उन्होंने बोला कि भगवान एक है और मोहम्मद उनके प्रॉफिट हैं। प्रॉफिट मतलब कि उनका भेजा हुआ एक दूत है जो भगवान का मैसेज पूरी दुनिया में फैलाएगा। फिर क्या था? देयर हैपेंड द बर्थ ऑफ इस्लाम, दैट इज द सबमिशन to the will of Allah. तो this is the time जब बर्थ हुआ इस्लाम का। अब क्या था? अब इनके जो कोर प्रिंसिपल्स थे इस्लाम के वो ये थे कि बिलीव इन वन गॉड, एक भगवान पे विश्वास करो, एंड मोहम्मद इज हिज प्रॉफिट। तो और मोहम्मद कौन है? वो भगवान के भेजे हुए एक दूत है। नेक्स्ट,
5 बार दिन में नमाज पढ़ो, देन फास्ट फ्रॉम डॉन टू डस्क इन रमजान, ठीक है, वो जो रमदान अभी भी हम देखते हैं कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो इस टाइम पर पूरा महीना फास्ट करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। फिर चैरिटी करो, पुअर और नीडी जो लोग हैं उनकी हेल्प करो, हज जाओ यानी कि पिलग्रिमेज टू मेका एट लीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम, एटलीस्ट एक बार अपनी लाइफ टाइम में हज करो, बी काइंड एंड गुड टू अदर्स। तो ये सारे उनके कोर प्रिंसिपल्स थे इस्लाम के। अब क्या हुआ, अब ऑपोजिशन और हिजरत। तो अब क्या हुआ, जैसे हमने पढ़ा था कि टाइम बीतता गया लेकिन कई लोगों को तो इनकी बातें पसंद आ रही थी लेकिन कई लोगों को इनकी बातें पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए मोहम्मद प्रीच्ड अगेंस्ट द आइडल वर्शिप एंड एंगरिंग द ट्राइबल लीडर्स। अब उन्होंने बोला कि आइडल वर्शिप मत करो, और इससे क्या हुआ कि काफ़ी सारे जो ट्राइबल लीडर्स थे वो गुस्सा हो गए और उनके अगेंस्ट हो गए। तो 622 CE में उनको मदीना जाना पड़ा, जिसे विच इज़ नोन एज हिजरत, ठीक है। सो दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द हिजरी कैलेंडर। तो यहाँ से इस्लाम का जो फर्स्ट कैलेंडर था वो यहीं से शुरू हुआ था। अब देयर हैपेंड द राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया। अब टाइम बीतता गया और जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनके फॉलोअर्स बढ़ते गए मदीना में, एंड दे फॉर्म्ड अ लॉयल आर्मी। अब 8 साल बाद वो हटकर आए मक्का में इन 630 CE। तो देखो वो पैदा हुए थे 570 में, उनको पहला ज्ञान एंजल ने आके दिया था 610 में, 622 में उनको मक्का छोड़ना पड़ा था और 630 में वो मक्का वापस आए थे। सो दिस इज ऑल कॉमन एरा CE, ठीक है। सो देन वो वापस आए लेकिन उन्होंने किसी के अगेंस्ट हार्ड फीलिंग्स नहीं रखी, एंड ही फॉरगिव ऑल हिज एनिमीज। मक्का और मदीना 2 होली सिटीज बन गई उसके बाद मुस्लिम्स के लिए। अब प्रॉफिट की डेथ हो गई और फिर उनके जो सक्सेशन में थे वो कौन आए, तो 632। तो देखो ये पूरा ऐसे याद रखना, 570 के बाद नेक्स्ट था 610, देन 622, देन 630 और 632 में उनकी डेथ हो गई, एंड अरेबिया हैड लार्जली कन्वर्टेड इनटू इस्लाम बाय देन। तो तब तक जो अरेबिया था ना उसमें ज़्यादातर लोग जो थे वो इस्लाम में कन्वर्ट कर चुके थे। अबू बकर चोज एज द फर्स्ट कैलिफ, दैट इज फर्स्ट खलीफा, और मतलब कि जो उनके फर्स्ट सक्सेसर थे, जो उनके मैसेज को अब आगे ले जाने वाले थे। सो ही बिकेम बोथ रिलीजियस एंड द पॉलिटिकल लीडर। तो वो पहले रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर भी बने। द राइज इन द ग्लोबल फेथ। अब जो उनके फर्स्ट सक्सेसर थे और जो उनके दोस्त भी रह चुके थे अबू बकीर, ही टर्न्ड द अरब्स इनटू एन एक्सीलेंट फाइटिंग फोर्स। उन्होंने अच्छी एक अपनी फाइटिंग फोर्स बनाई और ये जो आर्मी थी वो एक्सपैंड करती गई अंडर हिज लीडरशिप, और लेटर उसके बाद ना बहुत सारे और सक्सेसर्स भी ज्वाइन करते गए और खलीफा भी यहाँ पर ज्वाइन करते गए। देयर गोल वॉज टू, अब क्या गोल था उनका गोल था कि उनको स्प्रेड करना है अल्लाह का वर्ड, द वर्ड ऑफ अल्लाह, विद द रिलीजियस एंड मिशनरी ज़ील। तो रिलीजियस और मिशनरी ज़ील के साथ उनको भगवान का, अल्लाह का नाम स्प्रेड करना है। अब द एक्सपैंडिंग इस्लामिक एम्पायर। तो अब क्या हुआ कि जब फॉलोअर्स बढ़ते गए तो यहाँ इनका जो एम्पायर था ना, इस्लामिक एम्पायर था, ये भी बढ़ता गया। आर्मी ग्रो हुई और इन्होंने अल्लाह को स्प्रेड करना शुरू कर दिया। ईरान, सीरिया, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, देन स्पेन, तो इन सारी कंट्रीज़ में उन्होंने स्प्रेड करना शुरू कर दिया। और मल्टीपल कैलिफेट्स, मतलब जो मल्टीपल सक्सेसर्स थे, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और उनका कुछ नाम है राशिदुन, उमायद एंड अब्बासिद। तो ये सारे भी सक्सेसर्स थे। अब आगे जब हम बढ़े तो देयर वाज द लेगेसी ऑफ इस्लामिक रूल। अब क्या हुआ कि सेटल्ड लाइफ फिर से शुरू हो गई। जो वॉरियर्स थे वो रूलर्स बनने लगे एंड सिटी बिल्डर्स बनने लगे, ठीक है। तो मतलब अब जहाँ पर पहले बहुत अनरेस्ट रहता था, काफ़ी हार्श कंडीशंस थी, वॉर्स काफ़ी फ्रीक्वेंट थे, वहाँ पर वॉरियर्स रूलर्स बन गए और सिटी बिल्डर्स बन गए। दे फाउंडेड द कल्चरल सेंटर्स। तो उन्होंने कुछ कल्चरल सेंटर्स बना दिए, जैसे डमाकस विच वॉज द कैपिटल ऑफ उमद्याज, देन बगदाद कल्चरल हब अंडर अब्बासीद,
कैरियो मेजर इस्लामिक सेंटर इन अफ्रीका। तो कैरियो, बगदाद और डमाकस, ठीक है। अब दे प्रोमोटेड एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्रीज एंड वाइब्रेंट सिविलाइजेशन। तो इन्होंने इन सारी चीजों को काफी ज्यादा प्रमोट किया। तो अब हम बात करते हैं उमायद डायनेस्टी की, जो एक्चुअल में एक पहली सबसे बड़ी डायनेस्टी देखी गई थी इस्लामिक रिलीजन की। सो इट वाज द फर्स्ट ग्रेट इस्लामिक डायनेस्टी एंड इट वाज फ्रॉम 661 टू 750 CE, और इसकी जो कैपिटल थी दैट वाज डमाकस, जो आज के टाइम पर सीरिया में है। तो इनका रैपिड एक्सपेंशन हुआ, ये एशिया, अफ्रीका और इवन यूरोप तक भी गए एंड दे ओवरसॉ द रैपिड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो इन्होंने जो अपना एक्सपेंशन था वो काफ़ी जल्दी किया, काफ़ी जल्दी और कंट्रीज में एक्सपैंड हुए, और इन्होंने अपना ना एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बनाया। मतलब कि एक जैसे सरकारी सिस्टम होता है जिसमें एक आर्मी होती है, टैक्स होता है, कुछ लॉज होते हैं, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बनाया। एंड दे लेड एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशंस एंड प्रोमोटेड अरब आइडेंटिटी। तो इन्होंने अरब का कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशंस सबको प्रमोट किया और सबको आगे बढ़ाया। अब उसके बाद आया अब्बासीद डायनेस्टी, जो एक पीक था इस्लामिक सिविलाइजेशन का। तो यहाँ पर इस्लामिक सिविलाइजेशन का ना इसे एक तरह से गोल्डन टाइम कहा जाता है। तो इन्होंने जो उमायद्स थे उनको 1750 CE में उनको हटा दिया और अपनी कैपिटल को बगदाद, जो आज के टाइम पर इराक में है, वहां पर शिफ्ट कर दिया। अब इनका जो रीन था इट वाज मार्क्ड बाय, मतलब इनका ये जिस चीज के लिए फेमस थे वो था इनका कल्चरल एक्सीलेंस, मतलब आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक में उनका एक्सीलेंस। दूसरा साइंटिफिक प्रॉस्पेरिटी, तो इन्होंने साइंस में भी काफी अच्छी ग्रोथ की, एस्ट्रोनॉमी, फिर मैथ्स, मेडिसिन, हर चीज में। उसके बाद इंटेलेक्चुअल एनलाइटनमेंट, जहां पर स्कॉलर्स, थिंकर्स और ट्रांसलेशंस के बारे में भी इन्होंने बात की, और इन्होंने एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी बनाई जिसमें दुनिया भर का सारा ज्ञान था, और चाइनीज, पर्शियन, इंडियन सारी जो किताबें थी उनको ट्रांसलेट करना भी शुरू कर दिया। सो दे इंटीग्रेटेड द ग्लोबल नॉलेज फॉर अ वाइब्रेंट एम्पायर। तो एक पावरफुल और वाइब्रेंट एम्पायर बनाने के लिए उन्होंने दुनिया भर का नॉलेज इकट्ठा किया। तो इसे हाउस ऑफ विजडम कहा गया, जहां पर ज्ञान का ना डीप ज्ञान था, यहाँ पर मतलब डीप नॉलेज था। तो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन बगदाद, जैसे कि अभी हमने बात की, इन बाय अब्बासिद कैलिफ, जो अब्बासिद जो उनके सक्सेसर थे। सो दे मेड अ ग्रेट लाइब्रेरी, एक ट्रांसलेशन सेंटर और एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। इन्होंने यहाँ पर ग्रीक, चाइनीज, इंडियन और पर्शियन सिविलाइजेशंस को ट्रांसलेट किया। ग्रीक में जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल जैसे फिलोसोफर्स का काम किया। दूसरा चाइनीज का जो साइंस और इन्वेंशंस थे उनको, मैथ्स में जीरो, एल्जीब्रा और एस्ट्रोनॉमी को, वही पर्शियन सिविलाइजेशन में लिटरेचर, मेडिसिन और फिलॉसफी को। तो ये सारे काम की ट्रांसलेशन यहाँ पर बगदाद में की गई। उसके बाद आया व्हाट डिड अरब्स लर्न एंड शेयर। तो उन्होंने क्या लर्न किया और क्या शेयर किया। सो दे शेयर चाइनीज पेपर मेकिंग, ग्लास टेक एंड कंपास, ग्रीक की ज्योमेट्री, पर्शियंस की एस्ट्रोनॉमी, और इंडियन से तो इन्होंने बहुत सारा ज्ञान लिया था, वो था मैथ्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें बगदाद की लाइब्रेरी में प्रॉपरली ट्रांसलेट की गई और उसको ना एक तरह से इन्होंने नॉलेज का हब बना दिया था। फिर आते हैं इंडिया अरब ट्रेड रिलेशंस। तो इंडिया और अरब के ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे थे उस समय पर। तो इंडिया और अरेबिया के जो ट्रेड कनेक्शंस थे वो काफ़ी पुराने और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो अरेबिया जो था वो इंडिया के साथ ट्रेड करता था। वेस्ट कोस्ट पर ट्रेड सेटलमेंट्स थे अरेबिया के, जैसे कि गुजरात और केरला में, और वहीं पर जो अरब थे वो यहाँ पर कुछ आके ना इंडिया में बस गए थे और उन्होंने यहाँ पर ना शादियाँ भी कर ली थी। तो कल्चर और ट्रेडिशन दोनों का एक्सचेंज हुआ था। तीसरी चीज़ की जो इंडियन ट्रेडर्स थे ना वो अरब की शिप्स का यूज़ करते थे अपनी चीज़ों को अरेबिया या फिर अफ्रीका में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उसके बाद इंडिया का जो एक्सपोर्ट था, इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता था, तो इंडिया एक्सपोर्ट करता था मसलिन, पेपर और इंडिगो, और इन टर्न क्या लेकर आता था, कुछ लग्जरी गुड्स, कुछ लग्जरी आइटम्स और हॉर्सेस।
तो अब बात करते हैं स्प्रेड ऑफ इस्लाम टू साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया जैसी जगह पर भी अब इस्लाम स्प्रेड होने लगा। और जब ये स्प्रेड हो रहा था तो इसके अरब ट्रेडर्स वहां जाते थे, अपना कल्चर भी वहां पर लेकर जा रहे थे, अपने आइडियाज भी वहां पर लेकर जा रहे थे। और धीरे धीरे जो इंडियन की डायनेस्टीज थी ना, जो इंडियन का कल्चर था और डायनेस्टीज थी, वो धीरे धीरे मुस्लिम डायनेस्टीज के साथ रिप्लेस होने लग गई। और इससे साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया का कल्चर जो है उसका इन्फ्लुएंस भी ग्रेजुअली कम होता चला गया और इस्लामिक कल्चर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला गया। तो अब हम बात करते हैं मुस्लिम जो इस्लामिक फर्स्ट एक्सपेडिशन था इंडिया के ऊपर। तो सबसे पहला हुआ था 712 सीई में, जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था कि एक मिलिट्री अटैक कर दिया था सिंध के ऊपर। तो जो आज के टाइम में अगर हम देखें तो वो पाकिस्तान में है, तो इस एरिया में सिंध और जो मुल्तान था वो उनके इस्लामिक के अंडर आ चुके थे। उसके बाद वो आगे भी बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन जो राजपूत योद्धा थे, हमारे जो राजपूत किंग्स थे, उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाया और उस समय वो उससे आगे नहीं बढ़ पाए थे। अब इंडिया और अरेबिया के बीच में कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ। तो अरब ने इंडिया से क्या क्या लिया, क्या क्या सीखा। तो अरब ने इंडिया से काफी सारा नॉलेज लिया। सबसे पहला था मैथ्स का, जीरो, अलजेब्रा और डेसिमल्स। दूसरा था मेडिसिन, मतलब कि आयुर्वेदा और जो सर्जरी की टेक्निक्स थी वो भी अरब्स ने इंडियन से ही सीखे। तीसरा था एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी और एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या था कि एक फेमस अरब स्कॉलर्स थे जिनका नाम था अल बुर्नी। तो उन्होंने ना इंडिया के कल्चर को काफी डीपली स्टडी किया। उन्होंने संस्कृत भी सीखी और फिर उन्होंने एक किताब लिखी, किताब उल हिंद। तो इसमें कुछ जो इंडियंस थे उन्होंने अरब के आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इंडियंस ये मानते थे कि हमारा जो पूरा कल्चर है ना वो काफी एक्सक्लूसिव है और वो बाहर के आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं करते थे उस समय पर। अब बात करते हैं म्यूचुअल एनरिचमेंट की। तो ऐसा नहीं था कि ये सिविलाइजेशंस एक दूसरे से सिर्फ नॉलेज ले रही थी या फिर इन्वेजन्स हो रहे थे, बट दोनों ने ही एक दूसरे को काफी एनरिच किया और दोनों ही सिविलाइजेशंस ने एक दूसरे को काफी स्ट्रॉन्ग बनाया। तो जैसे अरब्स ने इंडिया से मैथ्स लिया, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, मेडिसिन के बारे में जाना, वहीं पर इस्लामिक कल्चर जो था वो मिक्स बन चुका था। किसका? ग्रीक, पर्शियन, चाइनीज और इंडियन कल्चर्स का और एक अरब कल्चर का। तो ये एक ना काफी अच्छा ब्लेंड बन चुका था, जिससे काफी ज्यादा साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई, एक काफी अच्छा बूस्ट मिला इन दोनों ही इकोनॉमीज को, इन दोनों ही कल्चर्स को। तो अब हम बात करते हैं टर्क्स एंड द राइज ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। तो ये एक्चुअली देखा जाए ना तो ये एक इंडियन हिस्ट्री का ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, हमारे इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस ये लेता है। तो इसके बारे में हम वैसे तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ जो है वो इसी चैप्टर में देख लेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो हुआ क्या कि 9th सेंचुरी सीई के आसपास ना जो खलीफत थे उनकी पावर जो थी वो थोड़ी, खलीफत तो मतलब खलीफाज की जो पावर थी वो थोड़ी वीक होने लगी और इससे अरब जो था वो छोटे छोटे एम्पायर्स में टूट गया। अब यहाँ पर स्टेज पर पहुंच चुके थे टर्क्स। तो टर्क्स ने क्या किया, टर्क सेंट्रल एशिया के नोमैड्स थे और उन्होंने इस्लाम को अपना लिया और अब वो ग्रेजुअली ना पावरफुल हो रहे थे, पावरफुल होते गए और उन्होंने दो बड़ी बड़ी इस्लामिक स्टेट्स बना दी, एक गजनी और एक घोर। तो गजनी जो थी वो मोहम्मद गजनी की थी और घोर जो थी वो मोहम्मद घोरी की थी। ठीक है, अब यहाँ पर आखिरकार क्या हुआ कि जो टर्क्स थे ना उन्होंने इंडिया में भी अपना एम्पायर एस्टैब्लिश किया और इसका सबसे अच्छा एक चैप्टर जो है जो आप पढ़ोगे और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है दिल्ली सल्तनत, जो इंडियन हिस्ट्री का एक मेजर एरा माना जाता है। तो बस यही था अबाउट हाउ द इस्लाम रोज, मतलब कैसे इस्लाम की बिगिनिंग हुई, शुरुआत हुई और कैसे वो स्प्रेड हुआ। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। So this was all from our today's session. I hope आपको पूरा चैप्टर समझ आया है, आपको स्टोरी बाय स्टोरी, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ समझ आ गया है। कहीं पर कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और you can always book your class with Learner Hub स्वयं. So I'll see you next time with the next chapter. Till then you all take care and as you all know Learner Hub मतलब फ्री है पर बेस्ट है।